हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में भूगोल के 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं उससे संबंधित हम मुख्य बातें बोलेंगे, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है, सुनते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कपासी मिट्टी। काली मिट्टी के दूसरा नाम कपासी मिट्टी इसलिए होता है क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती क्या होता है? अधिक होता है। और देखिए, काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है इसका रेगूर मिट्टी। क्या नाम है दोस्त? रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रेगूर मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक होती है, कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरी बात यह कि काली मिट्टी काली क्यों होती है। देखिए, काली ये दो चीज़ों के कारण होती है। एक एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण और दूसरा लोहे की यौगिक की उपस्थिति के कारण। एल्युमिनियम और लोहे की यौगिक की उपस्थिति के कारण मिट्टी क्या होती है? काली होती है। काली मिट्टी जो होती है भारत में कितने भागों पर फैली है? तो दोस्त, काली मिट्टी जो है भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है। करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली। तो भारत में काली मिट्टी कितने हेक्टेयर भूभाग पर फैली हुई है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर फैली है। काली मिट्टी देखिए भारत में जो है ये भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। अब दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं ये बात जिम्मरमैन ने कहा। किसने कहा? जिम्मरमैन ने कहा। तो जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये एकदम सही है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी हम वस्तु हमारे लिए जो उपयोगी है उसको उपयोगी बनाने वाले कौन है? मानव है। आज हम लोहे के बनी वस्तुओं को, जिसे छड़ का उपयोग छत में करते हैं, तो ये छड़ के आकार में ढालने वाले कौन है? मानव है। भूमि के भूपरपट्टी से निकाले धातु को प्राप्त करने वाले कौन हैं? मानव हैं। इसीलिए कह सकते हैं संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। और दुनिया का हर एक वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है? पूर्ति करती है और मानव को खुशहाल बनाती है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब दोस्त, आगे हम 3 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न का रहा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक जैव और दूसरा क्या होते हैं दोस्त? अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। देखिए, जैव संसाधन जिस संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिस संसाधन में जीव होती है। जैसे देखिए, मनुष्य खुद संसाधन, तो मनुष्य में जीव है, इसलिए मनुष्य कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन। मनुष्य के साथ साथ अगर बात करते हैं वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, ये सभी प्राणी समुदाय के संसाधन जो भी होंगे वो क्या होंगे? जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन करते हैं, जिस वस्तुओं में जैव नहीं होती है। जैसे अगर बात कर देते हैं धातु के, खनिज के, चट्टान के, इसमें जीव नहीं होती है, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो दोस्त, संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन
कौन सा संसाधन होते हैं? जिस संसाधन को आप पुनः तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए सौर ऊर्जा से हम बैटरी को चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज होने पर फिर सौर ऊर्जा के सहायता से हम बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज कर लेते हैं। यानी वे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन के अगर बात करते हैं सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। इसी में अगर पवन ऊर्जा, वायु से तैयार जो होता है पवन ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन की बात कर रहे थे, तो अनवीकरणीय संसाधन जो होगा इसे पुनः आप तैयार नहीं कर सकते हैं, पुनः चक्रित नहीं हो सकता है। और नवीकरणीय संसाधन जो होता है एक लंबी अवधि द्वारा बनती है। इसका बनना एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या हैं? ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं। क्योंकि कोयला का भंडारण सीमित है, यह समाप्त होने पर पुनः आप तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। दोस्त आगे 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार। तो देखिए दोस्त स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिए पहला हम समझते हैं। देखिए पहला जो होता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है दोस्त? व्यक्तिगत संसाधन। तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत संसाधन। तो जो संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, जैसे मेरा खेत है, वो खेत आपका नहीं हो सकता है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। अगर हम बात करते हैं मेरा अपना बाग बगीचा है, अपना पर्सनल कुआं है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। कुआं का पानी का उपयोग हम पीने में करते हैं, बर्तन धोने में करते हैं, वो सब संसाधन है, लेकिन व्यक्तिगत संसाधन है। अब दूसरा दोस्त संसाधन की दूसरा प्रकार की बात हम कर लेते हैं। तो दूसरा प्रकार की में हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा संसाधन में अगर हम बात करते हैं तो सामुदायिक संसाधन। कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। अब देखिए दोस्त आप ये भी समझते हैं, सामुदायिक संसाधन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। समुदाय में जो संसाधन समुदाय में होगा, जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर उस पर पूरे समाज के लोगों का अधिकार होगा, पूरे समुदाय का अधिकार होगा, वह संसाधन क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। जैसे शमशान घाट किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, उस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। मंदिर, मस्जिद, तालाब, खेल का मैदान, ये सभी क्या है? सामुदायिक संसाधन है। अब दोस्त तीसरा संसाधन की बात करते हैं। तो तीसरा संसाधन अगर आप बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्त राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन जो होता है वह होता है कानूनी तौर पर देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर, देखिए इसमें एक बात है, कानूनी तौर पर होनी चाहिए। जैसे अगर खनिज पदार्थ है, जैसे भारत में अगर बात करते हैं खनिज पदार्थ है, जैसे भारत में कोयला की खानें सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो ये झारखंड कानूनी तौर पर है, तो कानूनी तौर पर है तो ये संसाधन क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अब दोस्त चौथा संसाधन के चौथा प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होता है, वो संसाधन क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्त विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। देखिए इसमें 4 प्रकार के जो संसाधन होता है, एक होता है संभावी संसाधन,
तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो संभावी संसाधन जो होती है, जिसको वह संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और उसे उपयोग में लाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है, वह संसाधन क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन कहलाता है। जैसे पवन ऊर्जा पहले उपयोग में नहीं होता था, किताब लिखे तक पवन ऊर्जा को संभावी संसाधन में रखा था, जबकि आज पवन ऊर्जा का जोरों शोर से उसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त है। सौर ऊर्जा, ये सभी संभावी संसाधन हैं जिसका आज उपयोग किया जाता है। दूसरा, विकसित संसाधन। देखिए विकसित संसाधन क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, विकसित। विकसित मतलब विकास किया जा चुका है, यानी जिस संसाधन का सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु उसकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग गुजरात के भुज में चालू हुआ था सौर ऊर्जा का, आज सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। सभी जगह देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत जोरों शोर से होता है। ये सभी विकसित संसाधन हैं जिसका विकास हो चुका है। अब तीसरा दोस्त, तीसरा संसाधन की अगर बात करते हैं तो भंडारण संसाधन। देखिए भंडारण संसाधन क्या होता है? भंडारण संसाधन की बात करते हैं। भंडारण संसाधन, तो भंडारण संसाधन में क्या होता है? उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। देखिए इसका उपयोग अब ऊर्जा के रूप में किया जाता है, लेकिन पहले इसका उपयोग, पहले ये भंडारित है। जल का क्या है? भंडार है। ये भंडारित संसाधन के अंतर्गत आएंगे। एक चौथा होता है संचित कोष संसाधन। देखिए संचित कोष संसाधन, जैसे कि बड़े बड़े बांध बनाकर जल को क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। जैसे पनबिजली तैयार किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है। तो ये अगर नदी जल अगर बात करें तो ये संचित कोष संसाधन है, क्योंकि बड़े बड़े बांध बनाकर जल को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करके उसमें पनबिजली तैयार किया जाता है। अब दोस्त आगे हम 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा, सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन? देखिए कुछ समय पहले भी बताए थे, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन। क्यों नवीकरणीय संसाधन है? क्योंकि सौर ऊर्जा का प्राप्ति हम दोबारा कर सकते हैं। इसका भंडारण क्या है? वो असीमित है, यह खत्म होने वाले नहीं हैं। पुनः इसे भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। और सौर ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत कहा जाता है। अल्टीमेट स्रोत क्यों कहा जाता है सौर ऊर्जा का? इसलिए कि बताइए, सौर ऊर्जा आप 10 जनरेटर लगा दीजिए, 100 जनरेटर लगा दीजिए और एक सूर्य का उदय हो जाएगा तो वो काफ़ी है। तो सौर ऊर्जा अल्टीमेट स्रोत है ऊर्जा का, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक, देखिए यहाँ गलत है, अपवर्जक हो जाएगा, अपवर्जक। तो यहाँ पर ही कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये तट रेखा से 200 किलोमीटर। तट रेखा कहाँ होता है? समुद्री तट। तट रेखा मतलब समुद्री तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन। अच्छा बताइए, कोयला को उपयोग करने के बाद अगर कोयला नष्ट हो गया है, क्या उसे फिर नष्ट हुए कोयला को फिर प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये अनवीकरणीय संसाधन। ये कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। यानी कोयला को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि इसे पुनः तैयार नहीं किया जा सकता, किसी विधि से पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत डीजल, पेट्रोल भी आते हैं। यानी कोयला, सभी जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा मेरा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है?
देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध कहा जाता है। डाकू उन लोगों को कहा गया है जो संसाधन का दोहन करते हैं। जैसे कि पूंजीपति लोग अत्यधिक गाड़ी का प्रयोग करते हैं। एक ही परिवार में 10-10 गाड़ी होते हैं, जिसका संसाधन को वह अत्यधिक क्या करते हैं, दोहन करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। मानव और तकनीक का शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति जो होता है वो डाकुओं संसाधन के नियोजित रूप से दोहन करते हैं। मानव स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति के हो गए हैं। जिनके पास जितना पूंजी होता है, जितना अमीर व्यक्ति होते हैं, वो उतना ही संसाधन का क्या करते हैं, दोहन करते हैं। इसलिए डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधन के दोहन से है। दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहा गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। देखिए दोस्त, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह 3 से 14 जून, कब, ध्यान दीजिए, 3 से 14 जून 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्त, ये हुआ था रियो डी जेनरो। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनरो में हुआ था। रियो डी जेनरो में हुआ था। और रियो डी जेनरो कहाँ है दोस्त, तो रियो डी जेनरो जो है ब्राजील में है। कहाँ है, ब्राजील में। तो ब्राजील में हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनरो में हुआ था। और रियो डी जेनरो कहाँ है, ब्राजील में है। इसमें एक प्रश्न और आते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में यानी कितने लोग भाग लिए थे। तो कुल 178 लोग भाग लिए थे, यानी अलग अलग देशों के 178 लोग भाग लिए थे। अच्छा, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और जैव विविधता आदि पर समझौते करना था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रहा है इसमें कमी, वन को सुरक्षा प्रदान करना, जैव विविधता आदि, ये सब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के क्या थे, समझौते थे। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ। देखिए 5 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 23 से 27 जून, कब, 23 से 27 जून। और 5 साल बाद तो आप समझ ही सकते हैं 1992 था, तो कितना होगा, 1997। 92 5 कितना होता है, 97। यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 23 से 27 जून 1997 को हुआ था। और ये 1997 का कहाँ हुआ था दोस्त, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है देश, अमेरिका का एक राज्य है, प्रांत है न्यूयॉर्क। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने की बात हम करते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। और कब हुआ था, तो दोस्त 2 साल 5-5 वर्ष के अंतराल यानी 2002 में हुआ था। और 2002 में कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से लगभग 200 लोग भाग लिए थे। कितने लोग, 200 लोग भाग लिए थे विभिन्न देशों से। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं यहाँ से 14 नंबर प्रश्न की ओर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वही जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द आया था। तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, इसको क्या करना, मीथेन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, HDF, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब का क्या करना था, निजात पाना था। क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य था। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न मेरा क्या कह रहा दोस्त, अगला प्रश्न मेरा कह रहा बिल्कुल आसान से आसान प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन कौन से। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का घटक जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है CH4 मीथेन होता है, फिर होता है HFC, फिर मेरा दोस्त होता है
परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग का घटक हैं। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है दोस्त, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और यह मनाना कब से प्रारंभ हुआ? 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो 1972 ईस्वी में यानी पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में। उसी शिखर सम्मेलन से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का तिथि रखा गया, जो आज भी 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया करते हैं। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन दोस्त महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी ने बोले थे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये संसाधन पर ही बताए थे कि लोग संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा था, इसीलिए बताया गया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखिए, नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व मेधा पाटेकर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेधा पाटेकर। अब दोस्त हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार है, चिपको आंदोलन के प्रणेता। देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वह सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये भी बात कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्त चिपको आंदोलन जो था वो हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में हुआ था चिपको आंदोलन, और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इसका उद्देश्य था मुख्य रूप से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जल, जमीन और जंगल पर स्थानीय लोगों का क्या होनी चाहिए? नियंत्रण। यानी जल को स्वच्छ रखना चाहिए, जमीन को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, जंगल को काटना नहीं चाहिए, और इसी सब से क्या हो सकते हैं? पर्यावरण संतुलित हो सकते हैं। और चिपको आंदोलन में वहाँ क्या हुआ था? इनके सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वृक्ष काटने वाले लोग जब वृक्ष काट रहे थे तो वृक्ष में वहाँ के जनता ने चिपक गए थे, बोले अगर वृक्ष के काटना है तो पहले आप हमें काटिए। अब दोस्त आगे अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न। देखिए, कह रहा समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा में कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये दोस्त 200 किलोमीटर के क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा क्या है? निहित है। तो दोस्त हम मान लेते हैं कि आप इस 20 प्रश्न को अच्छी तरह से समझे होंगे। इस 20 प्रश्न को आप अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, उत्तर को नोट कर लीजिए, और आप सुने हैं उससे भी मुख्य पॉइंट को क्या कीजिए? नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको क्या दे? फायदा पहुंचाएं। और आप अपने किताब को पढ़िए, चाहे ये भूगोल का किताब है तो भूगोल को लाइन बाय लाइन पढ़िए, और जिस लाइन को आपको लगता है कि इससे प्रश्न बन रहे हैं तो उनके स्टार में कॉपी में नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।